आइए देख लेते हैं कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। इस खोपड़ी वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्कल। यहाँ पे आँख होता है उसे कहते हैं आई सॉकेट। लोअर जॉ जो नीचे वाला हिस्सा होता है जबड़ा, लोअर जॉ, उसे ऊपर वाले को अपर जॉ। यहाँ पे कॉलर बोन होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट बोन होता है। उसके बाद जो ये फट्टी जो निकली होती रहती है इस तरह, इसे रिब्स कहा जाता है, ठीक है। रेडियस, इस वाले भाग को रेडियस कहा जाता है। आलवा जो ऊपरी वाले भाग होता है उसे आलवा कहा जाता है। हथेली वाले यहाँ पर जो होता है उसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं। यह जांघ की सबसे ये देखते हैं कशेरुक दंड में अस्थियों का योग। इसमें हड्डियाँ कितनी होती हैं यह देखते हैं। गर्दन में 7 हड्डी होती है। वक्ष में अर्थात थोरसिक रीजन में जो है 12 हड्डियाँ होती है। कीट में जो लिम्बर रीजन में जो 5 हड्डियाँ होती है। कटी में त्रिक में जो है 5 हड्डियाँ होती हैं। पुच्छ में जो है 4 हड्डी होती है। टोटल मिलाकर 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे देखेंगे कशेरुक दंड के कार्य के बारे में, अगले वीडियो में देखेंगे। ये देखते हैं कशेरुक दंड में अस्थियों का योग। इसमें हड्डियाँ कितनी होती हैं यह देखते हैं। गर्दन में 7 हड्डी होती है। वक्ष में अर्थात थोरसिक रीजन में जो है 12 हड्डियाँ होती है। कीट में जो लिम्बर रीजन में जो 5 हड्डियाँ होती है। कटी में त्रिक में जो है 5 हड्डियाँ होती हैं। पुच्छ में जो है 4 हड्डी होती है। टोटल मिलाकर 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे देखेंगे कशेरुक दंड के कार्य के बारे में, अगले वीडियो में देखेंगे। आइए देख लेते हैं मानव कंकाल। मानव शरीर छोटी बड़ी कुल 206 अस्थियों से मिलकर निर्मित हुआ है। अस्थियों में बने ढांचे को कंकाल तंत्र कहा जाता है। बाल्य अवस्था में इसकी संख्या जो है 300 होती है। अस्थियां आपस में संधियों द्वारा जुड़ी होती है। इनके ऊपर मांसपेशियां पाई जाती है जिनकी सहायता से अस्थियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जा सकता है। अस्थियां तथा मांसपेशियों शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। अस्थि में 50% जल और 50% ठोस पदार्थ जो है पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ में 33% अकार्बनिक पदार्थ तथा 67% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मेरो, यह अस्थि को मध्यवर्ती मज्जा नालिका तथा सुधीर मानव स्कल अर्थात खोपड़ी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियाँ अर्थात 22 हड्डियाँ होती हैं। इनमें 8 हड्डियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को जो है सुरक्षा रखने का प्रदान कर सुरक्षा। आइए देखते हैं खोपड़ी मानव स्कल अर्थात मानव की खोपड़ी के बारे में। मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियाँ, अस्थियाँ को हड्डियाँ कहा जाता है, 22 हड्डियाँ होती है। इनमें से 8 हड्डियाँ जो है संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षा रखने का काम करती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल अर्थात क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। कपाल की सभी अस्थियाँ सियानों के द्वारा अर्थात टाँका के द्वारा जो है दृढ़तापूर्वक काफ़ी मजबूती से जो है जुड़ी रहती है। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ और होती है जो चेहरे को बनाती है। चेहरे को बनाने वाली कितनी अस्थियाँ होती है, कितनी हड्डियाँ? 14। निचले जबड़ों की अस्थि तथा तीन जोड़ी कर्ण अस्थियाँ होती है जो हिलडुल सकती हैं। आइए देखते हैं मानव की खोपड़ी अर्थात स्कल के बारे में। मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियाँ अर्थात हड्डियाँ होती हैं। इनमें से 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को जो है सुरक्षा देने का काम करती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल अर्थात क्रेनियम कहते हैं। कपाल की सभी अस्थियाँ सियानों अर्थात टाँका के द्वारा काफ़ी मजबूती से अर्थात दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ और होती है जो चेहरे को बनाती है। चेहरे को बनाने के काम में कितनी हड्डियाँ की जरूरत पड़ती है? 14। निचले जबड़ों की अस्थि
तथा 3 जोड़े कर्ण अस्थियाँ हिलडुल सकती हैं तथा शेष सभी अस्थियाँ अचल अर्थात यह हिलडुल नहीं सकती है। जबड़े की अस्थियों में 16 गड्ढे होते हैं जिनमें दांत लगे होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में महारंध्र नीचे की ओर होता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आइए देख लेते हैं मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। टोटल 8 हड्डियां होती हैं। यह शंखास्थि अर्थात टेम्पोरल बोन होता है। कितनी? 2। फ्रंटल बोन जो होता है वह 1 होता है। पश्च कपालस्थि अर्थात ओसिपिटल बोन जो होता है 1 होता है। जंतु कास्थि अर्थात स्फेनोइड बोन जो होता है वह 1 होता है। झझरस्थि अर्थात इथिमोइड जो बोन होता है वह 1 होता है। और पार्श्व कास्थि अर्थात पेरिटल बोन जो है कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल 2 2 और यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 4 और यह 2 6 और 2 मिलकर 8 हो गया। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में चेहरे की अस्थि के साथ। आइए देखते हैं मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। बोन्स ऑफ फेस। नेजल पर 2 हड्डियां होती है। लक्रिमल्स अस्थिया जो है 2 होती है। प्लेट जो है 2 होती है। मर्डिबुल 1। कपोल अस्थिया 2 होती है। बोमर हड्डियाँ जो है 1 होती है। मैक्सिलरी हड्डियाँ जो है 2 होती है। और स्पंजी हड्डियाँ 2 होती है। तो टोटल मिलाकर जो है कितनी हड्डियाँ होती है? 14 होती हैं। चेहरे की अस्थियाँ में कितनी हड्डियाँ होती है? 14। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में धड़ की अस्थि अर्थात बोन ऑफ ट्रंक के साथ। आइए देखते हैं धड़ की अस्थि अर्थात बोन्स ऑफ ट्रंक के बारे में। इसमें कशेरुक दंड जो होती है अर्थात रीढ़ जो होती है उसमें 33 हड्डियाँ होती है। वक्षा अस्थि जो होती है उसमें 1 हड्डी होती है। उसमें जो पसलियाँ होती है 12 एक साइड और 12 एक साइड दोनों मिलाकर 24 होती है। और वक्ष अस्थि अर्थात बीच में एक स्टर्नम होता है वह 1 होता है। यह तीनों मिलाकर जो है 58 हड्डियाँ होती है जो बोन्स ऑफ ट्रंक के नाम से जानी जाती है अर्थात धड़ की अस्थि के नाम से जानी जाती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में हाथ की अस्थि के साथ। आइए देखते हैं हाथ की अस्थियाँ अर्थात हाथ में कितनी अस्थियाँ होती है, कौन कौन सी अस्थियाँ होती है उनके नाम जान लेते हैं। उंगलियाँ अस्थियाँ, ठीक है, स्केपुला, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कपिल्स और मेटाकार्पल्स। कार्पल्स, यह कपिल्स नहीं है, कार्पल्स होगा। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। देख लेते हैं पैरों की हड्डियाँ अर्थात बोन्स ऑफ लेग्स में। इसमें होता है पटेला, टार्सस, मेटाटार्सस, फीमर, टिबिया, फिबुला और ओसाइलोमेनिटेस। कौन होता है? ओसाइलोमेनिटेस। इसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप के होते हैं। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी 7 टाइप के होते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आइए देख लेते हैं हाथ में कितनी हड्डियां होती है, कौन कौन सी हड्डियां होती है उसके नाम जान लेते हैं। और पैरों में कौन कौन सी हड्डियां होती है उसके भी नाम जान लेते हैं। तो चलिए नंबर 1 में देख लेते हैं अंगुल्यास्थि। नंबर 2 में जो है स्कैपुला, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। और पैरों की हड्डियों में देख लेते हैं पटेला, टार्सस, मेटाटार्सस, फीमर, टिबिया, फिबुला और ओसाइलोमिनेटस। इसमें टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइप के इसमें हो गया। और जो है पैरों में भी 7 होते हैं, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आइए देख लेते हैं हमारे शरीर में कंकाल के कौन कौन से कार्य हैं। मानव शरीर में कंकाल के निम्नलिखित कार्य है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कंकाल से शरीर के कोमल अंगों की रक्षा होती है जैसे खोपड़ी तथा मेरुदंड, मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड की बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं। इसी प्रकार
असंख्यमेल अर्थात पेक्टोरल ग्रिडल हृदय तथा फेफड़ों की रक्षा करता है। यह शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने का काम करती है। कंकाल की मज्जा गुहा अर्थात मैरो कैविटी वसा को एकत्रित करने का काम करता है। यह शरीर को सहारा प्रदान करने का काम करता है, जिससे शरीर मजबूत रहता है। जीवित अंतः कंकाल लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। मांसपेशियों को जोड़ने के लिए कंकाल में उपयुक्त स्थान होते हैं। कंकाल के बहुत से भाग लीवर का कार्य करते हैं, जिनके कारण प्राणियों को प्रचलन में सुगमता होती है। कंकाल में फास्फोरस तथा कैल्शियम संचित रहते हैं, जो समय समय पर शरीर को उपलब्ध होते रहते हैं। कान की अस्थियां ध्वनिक कंपनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने का काम करती है। मत्स्यों, कछुओं तथा चिड़ियों में भी बाह्य कंकाल क्रमशः शल्क, कवच तथा पिच के रूप में पाए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। आइए देख लेते हैं मानव कंकाल के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। यह कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है, जो कान में पाई जाती है, जिसे कान की हड्डी कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में 33 कशेरुकाएँ अर्थात रीढ़ पाई जाती है। 33 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, रिब्स जिसे कहते हैं, जो छाती में बाती रहता है ना, उसी को पसलियाँ कहा जाता है। और एक तरफ वो 12 और दूसरे तरफ 12, टोटल मिलाकर 24 होते हैं। अस्थि में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं कंकाल तंत्र अर्थात महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में। पेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। पेशियों में जो थकान होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और कुछ ऐसे पेशियाँ होती है जिसमें कभी भी थकान नहीं होता है, जैसे हृदय में। अगर वह थक गया तो आदमी गया। लिगामेंट रचना किससे जोड़ती है? अस्थियों को अस्थि से। लिगामेंट अस्थियों को हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। रेडियस अल्ना तथा ह्यूमेरस में कौन सी संधि पाई जाती है? इसमें हिंज संधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिंज संधि, जो जोड़ने का काम करती है। स्तनियों के कोरोटी में किस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? स्थिर जोड़ पाए जाते हैं। कैसी जोड़? स्थिर जोड़। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? यह ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ह्यूमरस तथा अल्ना के बीच की संधि को किस नाम से जाना जाता है? यह कब्जा संधि के नाम से जाना जाता है। कर्ण अस्थिकाएँ निम्न किन में से पाई जाती है? किन में पाई जाती है? यह स्तनियों में पाई जाती है। कर्ण अस्थिकाओं के अंदर पाए जाने वाले 3 कर्णकटल के नाम बताइए। मेलुअस, इनकस एवं स्टेपेस। कर्ण अस्थिकाओं में अंदर पाए जाने वाले 3 कर्णपटल के नाम बताइए। मेलुअस, इनकस एवं स्टेपिस। मानव जिह्वा में लगभग कितनी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है? मानव जीव में 4000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। मानव त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, और मेलानिन की अधिकता सूर्य के उपस्थिति में ज़्यादा हो जाती है। शरीर की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है। शरीर की बाहरी परत स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है। अल्फा केरोटिन नाम प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? यह त्वचा में उपस्थित होता है। त्वचा एवं संश्लेषक झिल्ली की कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? इसमें विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। स्तनियों के निचले जबड़े की हड्डियों को क्या कहा जाता है? डेंट्री कहा जाता है। स्तनियों के निचले जबड़े के हड्डियों को डेंट्री कहा जाता है। मायोसिन एवं एक्टिन पेशी में किस प्रकार का कारण होता है? संकुंचन के कारण होता है। मायोसिन एवं एक्टिन पेशी में संकुंचन के कारण होता है। टेंडन रचना किसे जोड़ने का काम करती है? यह अस्थि से पेशी को जोड़ने का काम टेंडन रचना करती है। कैल्शियम तथा फास्फेट किसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है? यह हड्डियों में
अधिक मात्रा में पाई जाती है कैल्शियम तथा फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां जो है मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, और बच्चे में 300 तक पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। मनुष्य के चेहरे में जो है हड्डियों की संख्या 14 होती है। मनुष्य के मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य में कितने दांत जीवन में 2 बार आते हैं? 20 दांत जो है जीवन में 2 बार आते हैं। मनुष्य के कितने दांत जीवन काल में 1 बार आते हैं? 12 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में केवल 1 ही बार आता है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? 24, जो 12 एक साइड होती है और 12 दूसरी साइड होती है, जिसे छाती के बाती भी कहते हैं। कलाई की संधि को क्या कहा जाता है? कोर्निका संधि कहते हैं। मांसाहारी जंतुओं में केनाइन दांतों का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? मांस पकड़ने एवं फाड़ने के लिए होता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। देख लेते हैं पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल एवं इससे संबंधित विभिन्न पाचक ग्रंथियां मिलकर बनता है। ये सभी ग्रंथियां अपने अपने नालिका द्वारा आहार नाल में खुलती है। इन सभी को अतिरिक्त पाचक ग्रंथियां भी कहते हैं। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल कुंडलीकार पेशीय एक नली है जो मुख से लेकर गुहा तक फैला रहता है। वह प्रायः 6 से लेकर 9 मीटर तक लंबा रहता है एवं इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मुख्य भाग हैं। मुख, माउथ एवं मुख गुहा, बकल कैविटी। जो कैविटी मतलब खाली जगह, मुंह में जो खाली जगह जिसमें अन्न चबाया जाता है उसे बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, दांत और जीभ के बीच का हिस्सा। ग्रासनी, फेरेंक्स, ग्रासनली जिसे एसोफेगस, जिससे आहार जो है अंदर की तरफ अर्थात आमाशय में जाता है, स्टमक। उसके बाद जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम और इलियम में चला जाता है। ठीक है, स्टमक का 3 भाग होता है, आगे देख लेंगे। बड़ी आंत में जो है लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन एवं रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम के बाद जो है लास्ट है एनस, और एनस से जो है बाहर निकल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से है। उपयुक्त के साथ संबंधित पाचक ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ अग्नाशय, यकृत एवं पित्ताशय। मुख एवं मुख गुहा, यह अगले वीडियो में देखेंगे, मुख एवं मुख गुहा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आइए देख लेते हैं मुख एवं मुख गुहा अर्थात माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, यहाँ पर है। इसी के द्वारा भोजन मुख गुहा में आता है। मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी रहती है एवं इसे बंद करने के लिए ऊपरी तथा निचले मांसल ओंठ जो है होते हैं, जो आगे की दांतों को ढके रहता है। गुहा के अंदर ऊपर वाले हिस्से को तालु और पार्श्व मांसल भाग को गाल कहते हैं। तालु के अगले कड़े भाग को कठोर तालु अर्थात हार्ड पैलेट कहते हैं तथा पिछले कोमल भाग को कोमल तालु अर्थात सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। चलिए देखते हैं और आगे। इसके पीछे आंतरिक नासिका छिद्र अर्थात इंटरनल नर्व्स रहता है। ग्रासनी फेरेंक्स में जाकर खुलता है। कोमल तालु के मध्य भाग में एक कोमल मांसल भाग लटका हुआ दिखाई देता है। इसे गौटी या वल्वा कहते हैं। इसके तीनों ओर एक एक ग्रंथि उभरा रहता है जिसे टॉन्सिल कहते हैं। मुख गुहा में निम्नलिखित रचनाएं होती हैं। एक में है जीभ। मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल जीभ होती है जो आगे की ओर स्वतंत्र रहती है और पीछे फर्श से जुड़ी हुई रहती है। इसका ऊपरी भाग रुखड़ा और निम्न भाग चिकना रहता है।
निचले वाला भाग जो है चिकना रहता है। इसका सारा पृष्ठ छोटे बड़े अंकुरों अर्थात पेपिल्स से ढका रहता है। इसमें स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स होती है, जिनसे मनुष्य को विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे मीठा, शक्कर अर्थात शक्कर, नमकीन, खट्टा या कड़वा। भोजन को चबाते समय जीभ खाद्य पदार्थों को दांतों के बीच संचरित करती है एवं दांतों की भीतरी सतह को साफ और चिकना रखती है। भोजन निगलने में जीभ मदद करती है तथा जीभ हमें बोलने में भी मदद करती है। लार ग्रंथियाँ सलाइवरी ग्लैंड्स। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे यह डक्ट्स में जाकर खुलती है। इन तीनों के नाम निम्नलिखित है: पेरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्लैंड्स या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलरी ग्लैंड। चलिए देख लेते हैं। पेरोटिड ग्लैंड्स कान की जड़ वाली ग्रंथियां है, यह कान की जड़ वाली ग्रंथियां होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जीभ के नीचे दोनों बगल में यह एक एक पाई जाती है, अर्थात एक जोड़े में। सबमैंडिबुलर जबड़े के नीचे 2 भोजन चबाते समय उससे लार मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। लार में जल जो है 99.2%, खनिज तथा लवण 0.5% एवं कार्बनिक पदार्थ 0.3% पाए जाते हैं। लार भोजन को मुलायम एवं गीला करती है, जिससे भोजन सहज ही गले के नीचे उतर जाती है। लार घुलनशील पदार्थों को घुलाकर स्वाद का बोध कराती है। यह श्वेतसार पचाने में मदद करती है। दांत। चलिए देख लेते हैं दांत के बारे में। बचपन में जो दांतें निकलते हैं उसे दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। जब बच्चे 6 से 7 साल के होते हैं तब ये दांत एक एक करके गिर जाते हैं और इनकी जगह अस्थाई अर्थात परमानेंट जो है दांत निकलने लगते हैं। अस्थाई दांत जो है 32 होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में और 16 जो है निचली जबड़े में। इस तरह मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विदंती कहते हैं। अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक या इंसाइजर, ये पकड़ने तथा काटने वाले दांत होते हैं। ऐसे दांत नीचे और ऊपर वाले जबड़े में समान की तरफ 4 हैं। भेदक या केनाइन, ये फाड़ने वाले दांत होते हैं। वे नुकीले और लंबे होते हैं। ये दोनों जबड़ों में कर्तनक के बाद जो है एक एक करके होते हैं, अर्थात 4 होते हैं। 2 ऊपर और 2 नीचे। नंबर 3 में है प्रीमोलर। केनाइन के दोनों तरफ 2 प्रीमोलर दांत होते हैं। ये कुचलने वाले दांत होते हैं। मोलर। प्रीमोलर के बाद जो है दोनों तरफ 3 चबाने वाले मोलर दांत होते हैं। इस तरह मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 1 में है इंसाइजर, 2 में केनाइन, 3 में जो है प्रीमोलर और चौथा में जो है मोलर। चलिए और आगे देख लेते हैं। इस तरह मनुष्य में ऐसे दांत वाले प्राणी विषम दंती कहलाते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। आइए देखते हैं ग्रसनी या फेरेंक्स किसे कहते हैं। मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं। नील द्वार अर्थात ग्यूलेट, जो ग्रास नली अर्थात इसोफेगस में जाकर जो है खुलता है। कंठ द्वार अर्थात ग्लोटिक्स, जो श्वसन नली अर्थात ट्रेकिया में जाकर खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, इसे पंटी ढक्कन या एपिग्लोटिक्स कहते हैं। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा सकती। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे ग्रास नली अर्थात इसोफेगस। आइए देख लेते हैं इसोफेगस क्या है। इसोफेगस अर्थात ग्रास नली। ग्रास नली आहार नाल का एक संकीर्ण भाग है। इसकी लंबाई करीब 10 से 12 इंच होती है एवं ग्रासनी और अमाशय को
यह मिलाने का काम करती है। यह ग्रीवा भाग तथा वक्ष भाग से होकर डायफ्राम तक जाती है एवं डायफ्राम के पीछे अमाशय में जाकर जो है खुलती है। ग्रास नली एवं अमाशय जहाँ मिलते हैं वहाँ ग्रासिका, अवरोधनी एवं ओएसोफेजियल स्फिंक्टर ओसोफेगस स्फिंक्टर जो है होता है, जो ग्रास नली एवं अमाशय के बीच के क्षेत्र को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अमाशय अर्थात स्टमक के साथ। आइए देख लेते हैं अमाशय अर्थात स्टमक। अमाशय एक चौड़ी थैली है जो उदर गुहा के बाहर बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली रहती है। इसकी लंबाई करीब 10 के पावर n और चौड़ाई जो है करीब 4 के पावर n होती है। जिस रास्ते से भोजन अमाशय में आता है उसे कार्डियक ओरिफिस कहते हैं। इसके नीचे अमाशय का फंडिक तथा कार्डियक भाग पर होता है। ये दो भाग फंडिक और कार्डियक ग्रंथियों के साथ होते हैं। इसके बाद जो है अमाशय का पाइलोरिक भाग पाइलोलिक ग्रंथियों के साथ होता है। कार्डियक भाग में करीब 40 मिलियन जठर या गैस्ट्रिक ग्रंथियां मिलकर प्राय 3 लीटर जठर रस जो है प्रतिदिन स्रावित करती है। जिस स्थान पर अमाशय आंत में खुलता है वह स्थान कुछ पतला हो जाता है, जिसे जठर निर्गमी रंध्र या पाइलोरिक ओरिफिस कहते हैं। यह भोजन को ग्रासनी अर्थात ड्यूडेनम में जो है जाने का ग्राहणी में जाने का जो है रास्ता जाने देता है, परंतु विपरीत दिशा में नहीं जाने देता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अमाशय का यह पार्ट सेकेंड है, चलिए देख लेते हैं। जठर रस एक पाचक रस होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट कर देता है। अमाशय के दीवार की पेशीय भोजन को अच्छी तरह पीसती है तथा इसमें अच्छी तरह जठर रस मिलाती है। अमाशय में भोजन लुगदी के समान हो जाता है तथा इसका आंशिक पाचन या संग्रहण भी होता है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंच जाता है। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आइए देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। अमाशय पाइलोरिक स्मारकज अर्थात पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन द्वारा छोटी आंत 6 मीटर लंबा के पहला भाग में खुलता है। इसे ग्रहणी अर्थात ड्यूडेनम कहते हैं। पीत वाहिनी बाइल डक्ट तथा अग्नाशय वाहिनी अर्थात पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर एक सामान्य वाहिनी का निर्माण करती है तथा यह सामान्य वाहिनी ग्रहणी में खुलती है। ग्रहणी एवं अमाशय जो है यू आकार की, अंग्रेजी शब्द यू जो है उसके आकार की रचना बनाती है। इस रचना के भीतर की ओर गुलाबी रंग का अग्नाशय रहता है। यकृत और अग्नाशय की नलियाँ ग्रहणी में प्रवेश करने के पहले एक दूसरे से मिल जाती है और फिर एक ही जगह साधारण छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलती है। ग्रहणी के बाद छोटी आंत के 2 भाग होते हैं, जेजुनम जो आरंभिक 2/5 भाग एवं इलियम जो है आंत का 3/5 भाग होता है। इलियम छोटी आंत का प्रधान अंग होता है। इसी स्थान पर अधिकतर पाचन एवं अवशोषण का काम जो है होता है। छोटी आंत की दीवार में निम्नलिखित स्तर होते हैं: ऊर्ध्वाकला अर्थात पेरिटोनियम, अनुलंबन एवं वृत्ताकार पेशीय स्तर, अधः श्लेष्मिका अर्थात सब म्यूकोसा जिसमें श्लेष्मिका जो है श्लेष्मिका पेशी मस्कुलेज म्यूकोसा रहती है एवं अंत में श्लेष्मिका स्तर अर्थात म्यूकोसा श्लेष्मिका में अंगुली की तरह जो है अनेक उभार होते हैं जिसे विलाई कहते हैं। प्रत्येक विलाई में रुधिर केशिकाएँ तथा लसिका केशिकाएँ पाई जाती हैं। विलाई के आंतरिक सतह पर स्थित कोशिकाओं से अनेक सूक्ष्म शोक जैसी रचना निकलती है जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। विलाई एवं माइक्रोविलाई दोनों के कारण छोटी आंत का अवशोषण क्षेत्र अर्थात एब्जॉर्प्शन एरिया जो है बढ़ जाता है। छोटी आंत भोजन के
पाचन में सहायक होती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करने का काम करती है। छोटी आंत पीछे की ओर जो है बड़ी आंत में खुद जाकर खुलती है। चलिए और आगे देख लेते हैं, और आगे देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। अगले वीडियो में देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। आइए देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। अमा से पाइलोरिक स्मारकज अर्थात पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन द्वारा छोटी आंत 6 मीटर लंबा के पहला भाग में खुलता है। इसे ग्रहणी अर्थात ड्यूडेनम कहते हैं। पीत वाहिनी बाइल डक्ट तथा अग्नाशय वाहिनी अर्थात क्या है पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर एक सामान्य वाहिनी का निर्माण करती है तथा यह सामान्य वाहिनी ग्रहणी में खुलती है। ग्रहणी एवं अमाशय जो है यू आकार की, अंग्रेजी शब्द यू जो है उसके आकार की रचना बनाती है। इस रचना के भीतर की ओर गुलाबी रंग का अग्नाशय रहता है। यकृत और अग्नाशय की नलियाँ ग्रहणी में प्रवेश करने के पहले एक दूसरे से मिल जाती है और फिर एक ही जगह साधारण छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलती है। ग्रहणी के बाद छोटी आंत के 2 भाग होते हैं, जेजुनम जो आरंभिक 2/5 भाग एवं इलियम जो है आंत का 3/5 भाग होता है। इलियम छोटी आंत का प्रधान अंग होता है। इसी स्थान पर अधिकतर पाचन एवं अवशोषण का काम जो है होता है। छोटी आंत की दीवार में निम्नलिखित स्तर होते हैं: ऊर्ध्वाकला अर्थात पेरिटोनियम, अनुलंबन एवं वृत्ताकार पेशीय स्तर, अधश्लेषिका अर्थात सब म्यूकोसा जिसमें श्लेषिका जो है श्लेष्मिका पेशी मस्कुलेज म्यूकोसा रहती है, एवं अंत में श्लेषिका स्तर अर्थात म्यूकोसा श्लेष्मिका में अंगुली की तरह जो है अनेक उभार होते हैं जिसे विलाई कहते हैं। प्रत्येक विलाई में रुधिर केशिकाएँ तथा लसिका केशिकाएँ पाई जाती हैं। विलाई के आंतरिक सतह पर स्थित कोशिकाओं से अनेक सूक्ष्म शोक जैसी रचना निकलती है जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। विलाई एवं माइक्रोविलाई दोनों के कारण छोटी आंत का अवशोषण क्षेत्र अर्थात एब्जॉर्प्शन एरिया जो है बढ़ जाता है। छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायक होती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करने का काम करती है। छोटी आंत पीछे की ओर जो है बड़ी आंत में खुद जाकर खुलती है। चलिए और आगे देख लेते हैं, और आगे देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। अगले वीडियो में देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। आइए जान लेते हैं बड़ी आंत के बारे में अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। छोटी आंत और बड़ी आंत जो है 1.5 मीटर, छोटी आंत जो है बड़ी आंत में आकर खुलती है और इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर लंबा होता है। 1.5। आइए देख लेते हैं बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो है बड़ी आंत में जाकर जो है खुलती है। इसमें 2 भाग होते हैं, कोलोन एवं रेक्टम अर्थात मलाशय। छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन स्थान पर एक छोटी नली रहती है। इसका सिरा बंद रहता है, इसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। इसमें भोजन का अवशोषण नहीं होता है। उपयुक्त एक अवशेषी अंग है। इसके सिरे से एक बंद नली के समान अंगुली जैसी रचना लगी होती है, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसका भी कोई कार्य नहीं होता है।
कभी इसके अंदर कोई कारणवश भोजन जाकर सड़ जाने से यह फट भी जा सकता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी उदर गुहा की किसी बीमारी में शल्य क्रिया द्वारा खुल जाने से अपेंडिक्स को भी काटकर बाहर निकाल देना चाहिए। मनुष्य में कोलोन के 3 भाग होते हैं: ऊपरीगामी कोलोन अर्थात असेंडिंग कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन अर्थात ट्रांसवर्स कोलोन तथा अधोगामी कोलोन अर्थात डिसेंडिंग कोलोन, जो मलाशय अर्थात रेक्टम में जाकर जो है खुलती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में एनस के साथ। आइए देख लेते हैं एनस। एनस क्या है? मलाशय का अंतिम भाग जो है गुदा में आकर खुलता है। इसके चारों ओर वृत्ताकार पेशियाँ होती है, जिन्हें संकोचक पेशियाँ अर्थात स्फाइनेक्टर मसल्स कहते हैं, जो गुदा को खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करने का काम करता है। अगले वीडियो में देखेंगे पाचन ग्रंथियाँ अर्थात सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। देखते हैं पाचन ग्रंथियाँ अर्थात सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। निम्नलिखित पाचन ग्रंथियाँ होती है। लार ग्रंथियाँ। मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियाँ होती है। इनसे लार निकलती रहती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो मंड क्रिया करता है अर्थात स्टार्च बनाने का काम करता है। जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ द्वारा जठर रस अर्थात पीएच प्रभावित होते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिनोजेन एवं म्यूकस में रहता है। लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार जो है 1.5 से 2 kg तक का होता है एवं उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित रहता है। यह 4 पिंडों का बना होता है: दायां, बायां, कार्डेट एवं तथा क्वाड्रेंट। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में पित्ताशय के साथ। आइए देख लेते हैं पित्ताशय के बारे में। ठीक है। गॉल ब्लैडर यकृत के आंतरिक भाग में स्थित होता है। पित्ताशय से पित्ताशय वाहिनी अर्थात सेस्टिक डक्ट जो है निकलती है तथा यकृत के प्रत्येक पिंड से यकृत वाहिनी अर्थात हेपेटिक डक्ट जो है निकलती है। ये नलिकाएं मिलकर सार्व पित्तवाहिनी या मूल पित्तवाहिनी बनाती है, जो अग्नाशय नली से मिलकर ग्राहिणी में खुलती है। प्रत्येक यकृत पालिका कई पालिकाओं की बनी होती है। प्रत्येक पालिका एक दूसरे से संयोजी ऊतक के बने ग्लिसन्स कैप्सूल्स के द्वारा जो है अलग रहती है। प्रत्येक पालिका में अनेक बहुभुजी यकृत कोशिकाएं आर्य रूप में जो है सजी रहती है, जिसके केंद्र में एक केंद्रक होता है। यकृत कोशिकाओं की कतारों के बीच बीच में बहुत ही पतली पतली पित्त कोशिकाएं होती हैं। यकृत कोशिकाओं में बना पित्त पित्ताशय में संचित रहता है। पित्त गाढ़े रंग का क्षारीय रस है, जिसमें 86.0% जो है जल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पित्त लवण, पित्त कणिकाएं अर्थात स्टार्च, कोविलिन, यूरोबिलिन आदि पाए जाते हैं। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त पाचन संबंधी 2 कार्य संपन्न करता है। पित्त में लवणों की सहायता से वसाओं में विखंडन तथा पायशीकरण अर्थात इमल्सिफिकेशन होता है। अमाशय से आए हुए अम्लीय खाद्य पदार्थों की अम्लीयता नष्ट कर पित्त उसे क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय रस के एंजाइम की उस पर क्रिया हो पाती है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के साथ।